और यह बायोलॉजी का क्वेश्चन आपका आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में एआरओ भोपाल में 2015 के एनए एग्जाम में पूछा गया था। और इसमें पूछा क्या गया था, इसमें पूछा गया था कि पौधों को हाइड्रोजन की प्राप्ति किससे होती है। और इसके जो 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला है वायु से, दूसरा है जल से, तीसरा है मृदा से और चौथा है सूर्य से। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी पौधों को हाइड्रोजन की प्राप्ति किससे प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है, यह प्राप्त होती है जल से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एनए के एग्जाम में अभी तक जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगा, जिसका फायदा आपको यह मिलेगा कि आपके एनए के एग्जाम से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला। बस आपको ये सारे क्वेश्चन नोट करते जाना और जब भी आपका एग्जाम लगता है वहां ये सारे क्वेश्चन रिवीजन करके एग्जाम देने जाना है। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसमें हमसे पूछा गया था कि बीज सुधार का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर के 2017 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या थे इसका, पहला था अधिक उपज, दूसरा अनुकूलन, तीसरा संवेदनशील और चौथा है कीट प्रतिरोधकता। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी बीज सुधार का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, तो बीज सुधार का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है अधिक उपज। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसमें हमसे पूछा गया था कि विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ आगरा के 2018 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या थे इसके, पहला है रक्त का थक्का न बनना, दूसरा है रिकेट्स, तीसरा है एनीमिया और चौथा है जनन शक्ति का कम होना। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो कौन सा रोग होता है, वह होता है हमारा जनन शक्ति का कम होना। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते जाइएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसमें हमसे पूछा गया कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर के 2016 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है इसके, पहला है स्कर्वी, दूसरा है बेरी, तीसरा है रतौंधी और चौथा है एनीमिया। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो कौन सा रोग हो जाता है, वह हो जाता है स्कर्वी रोग हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया कि कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ नागपुर के 2015 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या थे इसके, पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं, वो 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ अहमदनगर के 2013 के एनए एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन था हमारा 1:2:1, दूसरा ऑप्शन है 1:3:1 और तीसरा अनुपात है 1:2:3 और चौथा है 1:1:1। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, यह अनुपात कितना हो जाएगा, यह अनुपात होता है 1:2:1 अनुपात होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि विकसित होने पर रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर के 2017 के एनए के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है हमारा 26, दूसरा है 27, तीसरा है 28 और चौथा है 29। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी विकसित होने पर रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, कितनी हो जाती है, वह हो जाती है 26 हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया कि बाल्यावस्था में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। और यह क्वेश्चन का एआरओ लखनऊ के 2015 के एनए के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है हमारा 208, दूसरा है 206, तीसरा है 204 और चौथा क्या है 202। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी बाल्यावस्था में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, कुल संख्या कितनी हो जाएगी, वह हो जाएगी 208 होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो भाई आर्मी एनए के नोट्स लेना चाहते हैं और उनका एग्जाम बहुत पास आ गया और इतना टाइम बिल्कुल नहीं बचा है कि वो नोट्स बना सके, तो दोस्तों यह नोट्स उनके लिए बहुत ही जरूरी है। हम आपको इस नोट्स में बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और जीके जीएस के इन सभी के एनए के एग्जाम में आए हुए सभी के 1,000 क्वेश्चन से ज्यादा आपको प्रोवाइड कराएंगे।
करेंगे। और सभी सब्जेक्ट के नोट्स यानी जैसे बायोलॉजी हो गया, हमारा केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, इन सभी के नोट्स आपको हैंड राइटिंग में प्रोवाइड करा दूंगा। वहीं दोस्तों अगर आप ये नोट्स तैयार कर लेते हैं तो आप 40 से ज्यादा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देर किस बात की, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी संपर्क करें। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9 आता है और इसमें हमसे पूछा गया कि निम्न में से कशेरुक दंड का क्या कार्य होता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल के 2016 के एनएक एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या थे। पहला, यह गर्दन तथा धड़ को आधार प्रदान करता है। दूसरा, यह मनुष्य को खड़े होकर चलने और खड़े होने आदि में मदद करता है। और तीसरा क्या, यह मेरुरज्जु की सुरक्षा करता है। और चौथा का उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यानी निम्न में से कशेरुक दंड का कार्य क्या होता है। तो यह कार्य क्या होता है, यह गर्दन तथा धड़ को आधार प्रदान करता है, यह भी बिल्कुल सही है। और यह मनुष्य को खड़े होकर चलने और खड़े होने आदि में मदद करता है, यह भी बिल्कुल सही है। और यह मेरुरज्जु की सुरक्षा प्रदान करता है, यह भी बिल्कुल सही है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10 आता है और इसमें हमसे पूछा गया कि मनुष्य के सिर के अंतः कंकाल के भाग को खोपड़ी कहते हैं। इसमें कितनी अस्थियां होती हैं। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ के 2017 के एनएक एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और 4 ऑप्शन क्या है इसके, पहला है 25, दूसरा है 27, तीसरा है 29 और चौथा है 30। तो इसका सही आंसर कितना होगा। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मनुष्य के सिर के अंतः कंकाल के भाग को खोपड़ी कहते हैं। इसमें कितनी अस्थियां होती हैं, इसमें कितनी अस्थियां पाई जाती है, इसमें 29 अस्थियां पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 11 आता है और इसमें हमसे पूछा गया कि मनुष्य का कंकाल तंत्र कितने भागों का बना होता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ आगरा के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा है 4। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि मनुष्य का कंकाल तंत्र कितने भागों का बना होता है, कितने भागों का बना होता है, यह 2 भागों का बना होता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12 आता है और इसमें हमसे पूछा गया कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। और यह क्वेश्चन हमका एआरओ नागपुर के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है इसके, पहला है 1000 ग्राम, दूसरा है 1200 ग्राम, तीसरा है 1400 ग्राम और चौथा है 1500 ग्राम। तो इसका सही आंसर कितना होगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, इसका वजन कितना होता है, यह वजन होता है 1400 ग्राम का होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13 आता है और इसमें हमसे पूछा गया कि मनुष्य का तंत्रिका तंत्र कितने भागों से विभक्त होता है। और यह क्वेश्चन का एआरओ ग्वालियर के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है 2 भागों में, दूसरा है 3 भागों में, तीसरा है 4 भागों में और चौथा है 5 भागों में। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मनुष्य का तंत्रिका तंत्र कितने भागों में विभक्त होता है, कितने भागों में विभक्त होता है, या 3 भागों में विभक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 14 आता है और इसमें हमसे पूछा गया कि मूत्र अम्लीय होता है, इसका पीएच का मान कितना होता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या थे इसके, पहला है 4, दूसरा है 6, तीसरा है 8 और चौथा है 10। तो इसका सही आंसर कितना होगा। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मूत्र अम्लीय होता है और इसका पीएच का मान कितना होता है, इसका पीएच का मान कितना होता है, वह 6 होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते हैं, आपके एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन वहां भी देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 15 आता है और इसमें हमसे पूछा गया था कि प्रत्येक वृक्क लगभग 1,30,00,000 वृक्क नलिकाओं से मिलकर बना है, जिन्हें क्या कहते हैं। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ अमेठी के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या थे, पहला है नेफ्रॉन, दूसरा है हमारा बोमेन संपुट, तीसरा है मेडुला और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी प्रत्येक वृक्क लगभग 1,30,00,000 वृक्क नलिकाओं से मिलकर बना है, जिन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें नेफ्रॉन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों आशा करता हूँ बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। दोस्तों इसके बाद आपको केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन नोट कराने वाला हूँ, जो कि आपके आर्मी एनएक एग्जाम में पूछे गए थे। और केमिस्ट्री जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा गया कि कार्बनिक हाइड्रोजन यौगिक के अणुसमानता होते हैं। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है इसके, पहला है वृत्ताकार, दूसरा है ध्रुवीय, तीसरा है वर्गाकार और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
यानी कार्बनिक हाइड्रोजन यौगिक के अणु समानता होते हैं, कैसे होते हैं? ये होते हैं ध्रुवीय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, और इसमें हमसे पूछा गया कि कौन सा परमाणु सबसे बड़े आकार का होता है? और यह क्वेश्चन का एआरओ नागपुर के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है इसके? पहला है एक्रोमिन, दूसरा है फ्यूबिस, तीसरा है हाइड्रोजन और चौथा है आयोडीन। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कौन सा परमाणु सबसे बड़े आकार का होता है? तो कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा आयोडीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 18 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया कि किसका उपयोग शल्य चिकित्सा में निषेचक के रूप में होता है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ गया के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या थे? पहला है हमारा इथर, दूसरा है कोरोला, तीसरा है सूल और चौथा क्या है? कैलिकस। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किसका उपयोग शल्य चिकित्सा में निषेचक के रूप में होता है? किसका उपयोग होता है? वो होता है कोरोला का होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 19 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया था कि किस संश्लेषित हैलोजन यौगिक का उपयोग मलेरिया के उपचार में होता है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या थे इसके? पहला है हमारा ट्राइगोन, दूसरा है हमारा प्रेस्टिस और तीसरा है हमारा क्लोरोक्विन और चौथा क्या है हमारा? एम्बोमिन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किस संश्लेषित हैलोजन यौगिक का उपयोग मलेरिया के उपचार में होता है? किसका उपयोग होता है? वह होता है हमारा क्लोरोक्विन का उपयोग होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 20 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया था कौन से यौगिक मृदा के जीवाणु जरी भंजन के प्रति प्रतिरोधी होते हैं? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है हमारा? पहला है हाइलोजन युक्त यौगिक, दूसरा है हमारा मोलस्का, तीसरा है हाइलम और चौथा है क्या हमारा? मीसोजम। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कौन से यौगिक मृदा के जीवाणु भंजन के प्रति प्रतिरोधी होते हैं? तो कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा हमारा हैलोजन युक्त यौगिक हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 21 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया कि कौन से यौगिक पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ मेरठ के 2013 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या थे हमारे? पहला है हाइलोजन युक्त यौगिक, दूसरा है हमारा इलेक्ट्रॉन युग्म, तीसरा है संयोजकता और चौथा क्या है? लुईस प्रतीक। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कौन से यौगिक पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा हमारा हाइलोजन युक्त यौगिक, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करना, आपके एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन वहां भी देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 22 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया था कि बिजली के उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ अहमदनगर के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है हमारा? पहला हीलियम, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी बिजली के उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा होता है? तो वह कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 23 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया था कि तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने हेतु जल का उपयोग उचित क्यों नहीं है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ कोल्हापुर के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या दिए गए थे? पहला, यह तेल से अधिक ज्वलनशील है, दूसरा यह तेल से हल्का है और तीसरा यह तेल के नीचे चला जाता है और तेल ऊपर जलता रहता है और चौथा क्या है? सभी गलत हैं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने हेतु तो जल का उपयोग उचित क्यों नहीं होता? इसके लिए यह होता है कि यह तेल के नीचे चला जाता है और तेल ऊपर जलता रहता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 24 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया कि पेट्रोल का ऊष्मीय मान क्या होता है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला क्या हमारा 20,000 किलो जूल और दूसरा हमारा 26,000 किलो जूल और तीसरा हमारा 40,000 किलो जूल और चौथा है 45,000 किलो जूल। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पेट्रोल का ऊष्मीय मान कितना होता है? इसका ऊष्मीय मान होता है 45,000 किलो जूल होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
और इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 25 आता है और इसमें हमसे पूछा गया कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है क्या कहलाता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ उधमपुर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या है हमारे, पहला है ज्वलन ताप, दूसरा है ज्वलनशील, तीसरा है न्यूनतम ताप और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है क्या कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है, वह ज्वलन ताप कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 26 आता है और इसमें हमसे पूछा गया कि रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है क्या कहलाता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ कोल्हापुर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और चार ऑप्शन इसके क्या दिए गए थे, पहला है निर्माण, दूसरा है दहन, तीसरा है विकिरण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है क्या कहलाता है, वह क्या कहलाएगा, वह दहन कहलाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 27 आता है और इसमें हमसे पूछा गया कि कार्बन का लगभग शुद्ध रूप क्या है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ रांची के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या है इसके, पहला है कोक, दूसरा है कोयला, तीसरा है पेट्रोल और चौथा है डीजल। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कार्बन का लगभग शुद्ध रूप क्या होता है, वह शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, कोक इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 28 आता है और इसमें हमसे पूछा गया कि चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ बंगलौर के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या थे इसके, पहला है किण्वन, दूसरा है लैक्टोबैसिलस और तीसरा है जीवाणु और चौथा है ईस्ट। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, वह किण्वन कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 29 आता है और इसमें हमसे पूछा गया है स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। और यह क्वेश्चन हमका एआरओ गया के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके चार ऑप्शन क्या दिए गए थे, पहला है हमारा प्रकाश को, दूसरा है हमारा आकाश के 7 रंगों को और तीसरा है हमारा सफेद प्रकाश किरण रंगीन पट्टियों में फैल जाती है और चौथा है सभी गलत हैं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, स्पेक्ट्रम किसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं सफेद प्रकाश किरणें रंगीन पट्टियों में फैल जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मैथमेटिक्स से आपको 5 क्वेश्चन नोट कराने वाला हूं जो कि आपके आर्मी एनएक एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। और जिसमें हमारा मैथ का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 और इसमें हमसे पूछा गया है कि 3 लड़कियों की आयु का औसत 16 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 3:5:8 है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी लड़की की आयु का अंतर क्या होगा। इसमें हमसे पूछ क्या आ रहा है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी लड़की की आयु का अंतर क्या होगा। इनका अंतर ऐसे देखते हैं कितना अंतर यहाँ पे आ रहा है, 5 आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन पूछ क्या आ रहा है, यानी जो 3 लड़कियों की औसत आयु कितनी दी जा रही है, 16। अब इनका योग कितना हो जाएगा, 3 लड़कियों की औसत आयु का योग कितना हो जाएगा, वो योग हो जाएगा 16 गुणे 3 यानी कि 48। योग हमारा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यानी 48 किसकी वैल्यू दी गई है, 48 जो वैल्यू दी गई है इन तीनों का योग की दी गई है। यानी 5 3 8 8 16 यानी कि मान लो हम 16 x बराबर वैल्यू दी गई हमारी 48 दी गई है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो हो जाएगी 3। और हमें निकालनी कितनी है, अंतर। अंतर कितना था हमारा, 5 था। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की वैल्यू हो जाएगी 3 गुणे 5 यानी कितनी वैल्यू निकल के आ जाएगी, 15। अंतर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 15। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा मैथमेटिक्स का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है और इसमें हमसे पूछा गया है कि गौरव प्रतिदिन 800 कमाता है और कुछ हफ्तों के बाद वह प्रतिदिन 960 कमाना शुरू कर देता है। उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यानी कि वो पहले 800 कमा रहा था, अब कमा रहा है 960 कमा रहा है। तो कितनी की वृद्धि हुई, यानी कितने ज्यादा कमा रहा है, वो ज्यादा कमा रहा है, 160 अब ज्यादा कमाने लगा है। तो प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालेंगे, यानी वृद्धि कितनी हुई है और कितने में वृद्धि हुई, 800 में वृद्धि हुई। अब परसेंट अगले 100 से गुणा कर देंगे, जो कट रहा सीधा काट देंगे, इधर काटेंगे कितना है 8 दूनी 16 यानी कितनी प्रतिशत वृद्धि हो रही है, वो 20% की वृद्धि हो रही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 33 आता है और इसमें हमसे पूछा गया कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो वह 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी। तो समय बराबर कितना होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी दी जा रही है, दूरी दी जा रही है यानी 230 मीटर और 120 मीटर, दोनों को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा 230 में अगर 20 जोड़ेंगे 50 यानी 350। हमारी कुल दूरी कितनी 350 मीटर आ गई है। और चाल कितनी दी जा रही है 90,
चाल दीजिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा में, ऐसे मीटर पर सेकंड बदलेंगे, किससे गुणा करेंगे 5/18 से इसे गुणा कर देंगे। और जो कट रहा है काट लेंगे, यहाँ 18 पंचे 90 हो जाएगा। अब 5 से इसे काटेंगे, 5 सत्ते 35 70 होगा। 5 से इसे काटेंगे, कितना आ जाएगा 5 एके 5 पंचों को 20, यानी कितना आ गया 14, यानी 14 सेकंड वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 34 आता है हमारा। इसमें हमसे पूछा गया है कि एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है, 5 चक्कर में पहिया द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? यानी अगर ये पहिया हो गया, पहिया कितनी दूरी तय करेगा? एक चक्कर में जितना इसका गोला आकार होगा उतनी दूरी तय करेगा। ये कैसे निकालेंगे? गोला आकार जो होता है परिध हो जाती है। परिध कितनी है हमारी? 2 गुणे पाई, पाई की वैल्यू लगेंगे 22/7। और आर त्रिज्या कितना दिया? त्रिज्या दिया जा रहा है, यानी व्यास का आधा होता है, यानी कि वो 1.26/2। ये क्या हो जाएगा? हमारा त्रिज्या आ जाएगा। अब इसे हम काट लेंगे, ये दशमलव से हटेगा तो कितना आ जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। इतनी दूरी तय करेगा, एक चक्कर पूरा करें, और हमारे टोटल चक्कर लगाने कितने? 500। इसे गुणा कर दो सीधा 500 से। अब जो कट रहा है सीधा काट लेंगे, 1 0 2 0 2 0 2 0 कट गए हमारे। अब 2 से इसे काट देंगे, 2 से कितना है? 2 छाक 12 2 तिहाई 6, और 7 से इसे काटेंगे, 7 9 63। अब यहाँ कितना हो गया? 22 दूना 44, 44 हो गया, और गुणे 9। और इधर कितना बच रहा है? इधर बच रहा है हमारा 5 और बच रहा है। अब गुणा कर लो, जब इसे हम टोटल सभी को गुणा करेंगे, यहाँ से मेरा आंसर कितना निकल के आएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 1980। बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी इसको जब पूरा गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 1980 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 35 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? दोस्तों, जब भी क्वेश्चन आपका सीरीज में आता है और उसका एवरेज पूछे, एवरेज कैसे निकालेंगे? सबसे पहले पहली संख्या और आखिरी संख्या जोड़ लेंगे और बटे 2 कर देंगे, उसका एवरेज वहीं से निकल आता है। यानी 25 से 26 हो जाएगा, और बटे 2 करेंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 13 आ जाएगा। यही 13 हमारा क्या औसत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों, आपने मैथमेटिक्स से 5 क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। इसके बाद आपको फिजिक्स से 5 क्वेश्चन नोट कराने वाला हूँ, जो कि आपके आर्मी एनए के एग्जाम में आए थे। ये भी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। और इसमें हमारा जो फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 36 है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि जब कोई पिंड स्वतंत्रता पूर्वक गिरता है तो वह भारहीन होता है, तथा इस परिघटना को प्रायः क्या कहते हैं? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ अहमदनगर के 2013 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है इसके? पहला है हमारा अल्पतमांक, और दूसरा है हमारा भारहीनता की परिघटना, और तीसरा है शुद्ध गतिकी, और चौथा है हमारा यादृच्छिक त्रुटियां। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जब कोई पिंड स्वतंत्रता पूर्वक गिरता है तो वह भारहीन होता है, तथा इस परिघटना को प्रायः क्या कहते हैं? इस घटना को क्या बोलते हैं? वह बोलते हैं भारहीनता की परिघटना। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 37 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर के 2015 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है इसके? पहला है 700 वाट, दूसरा है 723 वाट, और तीसरा है हमारा 731 वाट, और चौथा है 746 वाट। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? वह 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 38 आता है, और यह क्वेश्चन आपका एआरओ आगरा के 2016 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और इसमें पूछा क्या गया था कि वह घर्षण बल जो 2 संपर्क पृष्ठों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करता है क्या कहलाता है? और 4 ऑप्शन क्या है इसके? पहला है अभिकेंद्र त्वरण, दूसरा है प्रक्षेप, और तीसरा है गतिज अथवा सर्पी घर्षण, और चौथा क्या है? क्षैतिज परास। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी वह घर्षण बल जो 2 संपर्क पृष्ठों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करता है क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है गतिज अथवा सर्पी घर्षण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 39 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि 1 सेकंड में वस्तु जितने चक्कर लगाती है उसे वस्तु का क्या कहलाता है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल के 2015 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है इसके? पहला है आवर्तकाल, दूसरा है हमारा एक समान वृत्तीय गति, और तीसरा है आवृत्ति, और चौथा है वृत्ताकार गति। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी 1 सेकंड में वस्तु जितने चक्कर लगाती है उसे वस्तु का क्या कहते हैं? उसे वस्तु को क्या कहते हैं? उसे आवृत्ति बोला जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 40 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया कि गति का अवधारणा किसने प्रस्तावित की थी? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ कैथर के 2017 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन इसके क्या है? पहला है कपिल मुनि, दूसरा है भास्कर, तीसरा है अरस्तु, और चौथा है न्यूटन ने।
तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि गति की अवधारणा किसने प्रस्तावित की थी? किसने प्रस्तावित की थी? वह की थी भास्कर ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। वहीं दोस्तों आशा करता हूँ फिजिक्स के 5 क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। इसके बाद दोस्तों आपको जीके जीएस के 10 क्वेश्चन नोट कराने वाला, जो भी आपके आर्मी एनए के एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, ये भी क्वेश्चन आप नोट करते जाइएगा। और इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है, और इसमें हमसे पूछा गया कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, और यह क्वेश्चन आपका एआरओ उधमपुर के 2016 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है हमारा दैनिक गति के कारण, और दूसरा है वार्षिक गति के कारण, और तीसरा है छमाही गति के कारण, और चौथा है तिमाही गति के कारण। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, तो कैसे होते हैं? वह होते हैं दैनिक गति के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों एग्जाम बहुत पास आ गया और इतना टाइम अब नहीं बचा है। जो भाई नोट्स लेना चाहते हो नोट्स ले सकते हैं। अगर जो भाई नोट्स से तैयारी करते हैं उनके 40 से ज्यादा क्वेश्चन आपको इसी नोट से मिल जाएंगे वहाँ पे। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 42 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ नागपुर के 2018 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है इसके? पहला है 26 अगस्त, दूसरा है 15 फरवरी, तीसरा है 14 सितंबर, और चौथा क्या? 18 दिसंबर। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जो हिंदी दिवस है ये कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 43 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ के 2017 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है भद्राचलम, दूसरा है चिदम्बरम, और तीसरा है हम्पी, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह मंदिर कहाँ स्थित है? यह मंदिर हम्पी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है, और इसमें हमसे पूछा गया कि ओएमआर का पूर्ण रूप क्या होता है। और यह क्वेश्चन एआरओ ग्वालियर के 2017 के एनए के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और 4 ऑप्शन क्या है इसके? पहला है ऑन मनी रीडर, दूसरा है ऑप्टिकल मार्क रीडर, और तीसरा है ऑन मार्क रीडर, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ओएमआर का पूर्ण रूप क्या होता है? वह हो जाता है हमारा ऑप्टिकल मार्क रीडर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 45 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया कि गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ गुवाहाटी के 2016 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है इसके? पहला है कोंकणी, दूसरा है गुजराती, तीसरा है मराठी, और चौथा है पुर्तगाली। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है? तो कौन सी भाषा हो जाएगी? वो कोंकणी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 46 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है। और यह क्वेश्चन एआरओ लखनऊ के 2015 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है आगरा, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा मुंबई, और चौथा है कोलकाता। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थित है? यह कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 47 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ गया के 2016 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या थे इसके? पहला है भोपाल, दूसरा गुवाहाटी, तीसरा चेन्नई, और चौथा क्या है? बस्तर। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ स्थित है? यह भोपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 48 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया कि विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ अमेठी के 2015 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या थे? पहला ऑप्शन हमारा त्रिकुट, दूसरा हमारा धवलगिरी, और तीसरा हमारा गौरी शंकर, और चौथा क्या है? सागरनाथ। तो इसका बिल्कुल सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? यह किस नाम से प्रसिद्ध है? यह त्रिकुट नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 49 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और यह क्वेश्चन एआरओ जयपुर के 2016 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है इसके? पहला है बांग्लादेश, दूसरा श्रीलंका, तीसरा भूटान, और चौथा है नेपाल। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
यानी सूर्य किरण। भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो किस देश के साथ होता है? यह नेपाल देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 50 आता है और इसमें हमसे पूछा गया है कि किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ नागपुर के 2013 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या थे? पहला है औरंगजेब, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है अकबर और चौथा क्या है हमारा? शाहजहां। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला का निर्माण कराया था? किसने कराया था? उसे शाहजहां ने इसका निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों आशा करता हूं आपने टोटल 50 क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। दोस्तों अभी तक आर्मी एनएक एग्जाम जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बस आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते जाना। और जब भी आपका एग्जाम लगता है ये सारे क्वेश्चन रिवीजन करके जाना, आपको कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला। और जो भाई नोट्स लेना चाहते हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर नोट्स ले सकते हैं। इस नोट पे क्या करें, अभी तक आर्मी एनएक एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे मिल जाएंगे। और जो क्वेश्चन आपके एनएक एग्जाम में आ सकते वो सारे क्वेश्चन आपको उसमें प्रोवाइड करा दिया है। और जो भाई नोट्स लेना चाहते हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके नोट्स ले सकते हैं। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब करना ताकि आगे भी चल के आपको इस तरह की वीडियो मिल सके। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।